नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 12 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। शहबाज शरीफ चूंकि प्रधानमंत्री बन गए हैं पाकिस्तान के, उसके बाद से मोदी जी ने क्या बोला, इंडिया की तरफ शहबाज शरीफ का क्या रुख रहा है, कश्मीर मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या बोला, इसके बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाई है, सुबह लाइव हुई है। और चाइना ने यहाँ पे क्या बोला है कि भाई पाकिस्तान की लीडरशिप के चेंज होने से उनके रिश्तों पे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो 2-3 न्यूज आर्टिकल तो यही है आज। प्लस कावेरी नदी में ये जो माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन है कृष्णराज सागर डैम में, इसके ऊपर कुछ स्टडी की गई है आईआईएससी द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा, इसको देखेंगे। फिर एनएससीएन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया ने बोला है कि जो केंद्र की सरकार के इंटरलोक्यूटर थे आर एन रवि साहब, इन्होंने एक समय पे 2019 के लगभग धमकाने की कोशिश की थी नागाज को, मिलिट्री वगैरह टैंक्स और जो भी आप कह लो एडवांस लेवल के हथियार ये सब मंगवा लिए थे नागालैंड के अंदर। नागाज को लिटरली धमका रहे थे कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करो नहीं तो तुमको देख लेंगे। मतलब आर एन रवि के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया। फिर स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI फर्स्ट राउंड के रिजल्ट आ गए, क्या है देखेंगे। और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी जो बाइडेन और मोदी जी की वर्चुअल मीट हुई है। वर्चुअली मोदी जी तो इंडिया में थे, लेकिन यूएस में थे हमारे राजनाथ सिंह जी और जयशंकर साहब। तो 2+2 मीटिंग के लिए गए हैं। 2+2 मतलब फॉरेन प्लस डिफेंस, तो फॉरेन के जयशंकर साहब हैं और डिफेंस के आपके राजनाथ सिंह जी हैं। तो ये लोग इस टाइम पे हैं यूएसए के अंदर, जो बाइडेन के साथ बैठ के इन्होंने मीटिंग की मोदी जी के साथ, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई। रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर बातचीत हुई है, कुछ नए एग्रीमेंट साइन करना उसके ऊपर बातचीत की है, यूएस कितने हथियार दे सकता है इंडिया को, इसके ऊपर बातचीत हुई होगी। हालांकि हथियारों की डिलीवरी के रिस्पेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं बताई जाएगी। तो ये न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का क्या मतलब होता है? टू क्रिटिसाइज, स्ट्रांगली अपोज और पनिश समबडी सीवियरली। जैसे फॉर एग्जांपल, जब शहबाज शरीफ जीत गए वोट, तो इन एन आवर लॉन्ग स्पीच आफ्टर विनिंग द वोट, मिस्टर शरीफ कैस्टिगेटेड मिस्टर खान, accusing him of fostering a deterioration in Pakistan ties with several countries including China, Saudi Arabia and US। मतलब कि शहबाज शरीफ जब जीत के आए तो 1 घंटे लंबी स्पीच दी और उसमें वो गरियाते ही रहे, मतलब क्रिटिसाइज ही करते रहे, अपोज ही करते रहे मिस्टर इमरान खान नियाजी के स्टेप्स को कि भैया इन्होंने पाकिस्तान के रिश्ते चाइना, यूएस और सऊदी अरेबिया के साथ खराब कर दी। तो कैस्टिगेट मतलब किसी को बहुत क्रिटिसाइज करना, अपोज करना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन टू हेल्प। पहली न्यूज, न्यू पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ रेक्स कश्मीर। अब इसमें आपको क्या बताऊं, 370 के एब्रीगेशन को लेके कश्मीर के शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया। फिर ये बोला कि कश्मीर वैली में लोगों का खून बह रहा है, हम कश्मीर के लोगों को डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट तैयार प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब बातें, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, सुबह लाइव हुई है कि भाई कोई भी पीएम आ जाए कुर्सी के ऊपर, वो कश्मीर के मुद्दे को तो लेके इंडिया से झगड़ेगा ही। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि भाई नेबर्स तो मैटर ऑफ चॉइस होते नहीं है, हमें पता नहीं चल पाता हमारा कौन नेबर होगा कौन नेबर नहीं होगा, जो नेबर है उसके साथ तो हमको रहना ही है। तो जबकि रह रहे हैं तो एक सीरियस और डिप्लोमेटिक एफर्ट करते हैं। ओके, अब सीरियस और डिप्लोमेटिक एफर्ट अब शहबाज शरीफ करने की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं इमरान खान ने कुछ किया ही नहीं जब इंडिया ने 370 एब्रोगेट किया, जबकि कहीं ना कहीं इमरान खान की औकात में जितना था उन्होंने सब कर दिया। शहबाज शरीफ एक्स्ट्रा क्या कर पाएंगे वो देखते हैं। फिर शहबाज शरीफ ने बोला है कि मोदी जी के साथ बैठ के कश्मीर इशू के ऊपर बातचीत करेंगे ताकि कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाए। फिर हम पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और मेडिसिन के ऊपर फोकस करेंगे। इनसे बोलो कि तुम पहले ही पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट देख लो ना, कश्मीर के पीछे काय पगलाए घूम रहे हो। और क्या रेजोल्यूशन करेगा पाकिस्तान कश्मीर का? रेजोल्यूशन यही है, या तो तुम कश्मीर का इलाका छोड़ दो या फिर कम से कम शांति से बैठो, उल्टी सीधी बकवास मत करो। लेकिन अब देखिए, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जिसको अपने देश में दूर करना होता है वो अपने देश के ऊपर ध्यान देता है। जो कश्मीर मुद्दे को हर चीज आगे बढ़ा के लेके चले, वो ऑब्वियस सी बात है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते, पठानकोट एयरबेस अटैक 2016, फिर उरी में जो इंडियन कैंप पे अटैक हुआ था, इसके बाद से काफी खराब हो गए हैं। फिर 2019 में जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, वो हटा दिया हमारी सरकार ने। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि 2019 में ही पाकिस्तान की तरफ से भी सारे ट्रेड टाइज, सारे जो भी ट्रेवल वगैरह लिंक्स थे वो स्नैप कर दिए गए हैं। अभी के लिए पाकिस्तान केवल दवाइयां इंपोर्ट करता है इंडिया से, क्योंकि दवाइयां इंपोर्ट करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा।
अगर बस में होता उनके कि ये ना इंपोर्ट करें तो वो भी ना इंपोर्ट करते वो। जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट यही है कि मोदी जी ने शहबाज शरीफ को बोला है कि भाई आपको मैं बधाई देता हूं कि आप प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग मिलके फ्री ऑफ टेरर रीजन को आगे लेके जा सके। अब मोदी जी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया कि फ्री ऑफ टेरर, मोदी जी ने बोला इंडिया डिजायर्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन अ रीजन फ्री ऑफ टेरर सो दैट वी कैन फोकस ऑन आवर डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड इंश्योर द वेलबीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल। ये मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, पीस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ क्या बोलता है कि कश्मीर में लोगों का खून बह रहा है तो हम उनको मॉरल सपोर्ट देंगे। तो अब आप समझ सकते हो कि दोनों लीडर्स के स्टेटमेंट में कितना फर्क है और पाकिस्तान से कितनी उम्मीद की जा सकती है शांति की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नवाज, ये जो शहबाज शरीफ है इसके साथ मोदी जी ने पहले कोऑर्डिनेट नहीं किया। जब मोदी जी लाहौर गए थे दिसंबर 2015 की बात है और पीएम नवाज शरीफ से मिले थे तो उनके जो छोटे भाई है ना शहबाज शरीफ भी उस समय पे वहां थे। ऐसा बोला गया है कि शहबाज शरीफ ने इंडिया के साथ बिजनेस और एनर्जी टाइज बढ़ाने की कोशिश की है। बहुत सारे प्रोमिनेंट बिजनेसमैन पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से बैक एंड में बात करते हैं और इन टॉक्स को फैसिलिटेट करते हैं शहबाज शरीफ। लेकिन मैं आपको बता दूं शहबाज शरीफ अंदर से भले ही इंडिया से रिश्ते अच्छा करना चाहे वो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो बेसिक एथो है, जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी रियलिटी है पाकिस्तान की, उसके हिसाब से रूल करेगा और उस रियलिटी में बहुत ज्यादा प्रो इंडिया हो पाना मुश्किल है। एंटी इंडिया ही होना पड़ेगा। इंडिया को गरियाओ, इंडिया के कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन पैदा करो और अपनी आवाम से वोट डालो। तो इस केस में शहबाज शरीफ अंदर से कितने भी प्रो इंडिया हो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। जिस पेपर 2 इंडियन नेबरहुड रिलेशन न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है यूक्रेन नॉमिनेट्स मोदी बाइडेन टॉक्स। तो भैया प्रधानमंत्री मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वर्चुअली मिले और जैसा कि मैंने बताया है जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह जी वॉशिंगटन में थे जब ये वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। उसके बाद गवर्नमेंट रीड आउट आया, यूक्रेन के बारे में बात हुई, रीजनल ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात हुई, कुछ हद तक श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में भी यहाँ पे बात हुई है। ठीक है भाई, बहुत डिटेल में तो नहीं बात हुई श्रीलंका पाकिस्तान की। फिर मोदी जी ने ये बोला कि भाई यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है बहुत वरिंग है। मोदी जी ने न्यूमरस टाइम वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की है, आपका रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। इंडिया ने बोला कि भाई हम पीस चाहते हैं, इंडिया ने बोला कि भाई हम ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज भेज रहे हैं यूक्रेन के अंदर। इस बात को खुद जो बाइडेन ने रिकॉग्नाइज किया है। कहीं ना कहीं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी कई बार ह्यूमैनिटेरियन एड मांग चुके हैं इंडिया से और जा भी रही है वो यूक्रेन में। ओके, इंडिया ने सीधे सीधे रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है, लेकिन इंडिया वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके एक प्रकार का निगोशिएट, अगर चाहें वो दोनों कंट्रीज, हम टर्की की तरह नहीं है कि टर्की के प्रेसिडेंट रेसिप तैयब अर्दोगन हर जगह बीच में घुस के जबरदस्ती निगोशिएटर बनने की कोशिश करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर यूक्रेन रशिया दोनों चाहते हैं तब इंडिया कैन निगोशिएट। अगर दोनों लोग म्यूचुअल कंसेंट से इंडिया को एक निगोशिएटर बीच का या मीडिएटर बीच का बनाना चाहते हैं। फिर जो बाइडेन ने बोला है कि अगर इंडिया रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करता है, जो अभी का क्वांटम है रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करने का वो 1 से 2% है। अगर इंडिया रशिया से और एनर्जी इंपोर्ट करता है तो लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के हित में नहीं होगा। क्यों हित में नहीं होगा? तो वही पॉइंट है, रशिया चाइना का जूनियर पार्टनर है। कल की डेट में इंडिया चाइना के बीच में कोई बहस होगी तो रशिया चुप बैठ जाएगा। इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अगले 1.5-2 दिन तक डिस्कशन चलेगा। कोविड-19 के ऊपर भी बातचीत होगी, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर होगी, क्लाइमेट इश्यूज के ऊपर होगी, रीजनल ग्लोबल जितने भी प्रकार के इश्यूज हैं सब यहाँ पे कवर होने वाले हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पे न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है कि ये जो कृष्णराज सागर डैम है, कावेरी नदी, यहाँ पे एक स्टडी करवाई गई। इस स्टडी में उपेंद्र नोंगथोम्बा जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट एंड जेनेटिक्स के एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये इन्वॉल्व थे, ये लीड थे इस स्टडी के। और ये स्टडी छपी है जर्नल इकोटॉक्सिकोलॉजी और इन्वायरमेंटल सेफ्टी में। तो ऐसा बताया जा रहा है इस स्टडी में कि माइक्रोप्लास्टिक्स पॉल्यूशन है पानी में, और ये जो माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन है ये फिश के अंदर ग्रोथ डिफेक्ट लेके आते हैं, स्केलेटल डिफॉर्मिटी लेके आते हैं। तो बेसिकली नोंगथोम्बा जी की लैब ने एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया है केआरएस डैम में, कृष्णराज सागर डैम के पॉल्यूशन में, और अलग अलग जगह पे ये स्टडी की गई है। जहां पे पानी तेज बह रहा था वहां की गई, जहां स्लो बह रहा था वहां की गई, जहां स्टैग्नेंट था वहां की गई, क्योंकि पानी की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, पानी तेज बह रहा है तो उसके साथ पॉल्यूटेंट भी बह रहा होगा, तो वहां पे पॉल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं होगा। लेकिन जहां पे पानी स्टैग्नेंट है वहां पे कितना पॉल्यूशन है ये पता करना जरूरी है। तो जहां पे पानी धीमे बह रहा था, वाटर वॉज स्लो फ्लोइंग, या फिर स्टैग्नेंट पानी था, वहां पे डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल्स कम पाए गए हैं। प्लस माइक्रोब्स पाए गए हैं, साइक्लॉप्स, डेफनिया, स्पाइरोगायरा,
स्पाइरोचैटा एंड एस्चेरिचिया कोली। तो ओवरऑल ये जो माइक्रोब्स हैं ये बायो इंडिकेटर है। किस बात के बायो इंडिकेटर है? कि भाई पानी पॉल्यूटेड है, ठीक है ना। तो मतलब जहां जहां पे पानी धीमे बह रहा है और जहां जहां पे स्टैग्नेंट है वहां ठीक ठाक पॉल्यूशन पाया जा रहा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम है। यहां पे रिसर्चर्स ने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसका नाम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोप्लास्टिक्स को डिटेक्ट करने के लिए। जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है कि भाई देखिए, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक है जो कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है केमिकल स्ट्रक्चर की, फेज और पॉलीमॉर्फी की, क्रिस्टलिटी की, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस की। बेसिकली लाइट से केमिकल बॉन्ड्स का इंटरेक्शन करा के एक मटेरियल की एक्चुअल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ये पता चलता है आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, केमिकल बॉन्ड्स उस पर्टिकुलर मटेरियल के लाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर उस पूरी की पूरी बॉडी का पता चल जाता है। और यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया गया। इससे यह पता चला कि भाई माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि नेकेड आई में नहीं मिलते हैं वो कहीं ना कहीं पानी में पाए गए। और एक और चीज यहां पे पाई गई, एक टॉक्सिक केमिकल है जिसको आप बोलते हो साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स आते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम है साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, इसमें साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनेट पाया जाता है। ये एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, इस प्रकार से साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप के बहुत से आप कह सकते हो अलग अलग केमिकल्स यहां पे पाए गए हैं जो कि पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। और ये जो केमिकल्स है ना वो कहीं ना कहीं स्केलेटल डिफॉर्मिटी लेके आते हैं फिश में, डीएनए डैमेज करते हैं, अर्ली सेल डेथ करते हैं, हार्ट डैमेज करते हैं, मोर्टेलिटी को इंक्रीज करते हैं। और ये सब कुछ केआरएस डैम की फिशों में पाया गया है। मतलब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता ये चला कि माइक्रोप्लास्टिक्स पॉल्यूशन है, साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप का पॉल्यूशन है, और ये कहीं ना कहीं फिश को मार रहा है, डीएनए डैमेज कर रहा है, सेल डेथ कर रहा है, हार्ट डैमेज कर रहा है। तो याद रखिएगा, साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप ये वाटर पॉल्यूशन में पाया गया है, जो ये बात को भी इंडिकेट करता है कि भाई पानी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक का पॉल्यूशन है और इससे जो हमारी फिश है वो मर रही हैं। ओके भाई, फिर जो फिश की सेल्स हैं उन फिश की सेल्स में पाए गए हैं कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स जिनको बोला जाता है आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज सेल है ये धीरे धीरे करके फिश के डीएनए को डैमेज करती रहती हैं, ठीक है ना भाई। तो ये सब ओवरऑल कुछ फाइंडिंग्स हैं आपकी यहाँ पे। और यहाँ पे एक और डिस्टर्बिंग फाइंडिंग है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रिपोर्ट ये बोलती है कि रिसेंटली नीदरलैंड्स में एक स्टडी हुई है जिससे ये पता चला है कि अगर ये माइक्रोप्लास्टिक्स इंसानी शरीर में पहुंच जाते हैं तो ये ब्लड स्ट्रीम में भी पहुंच सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर पानी में मछली है और उस मछली के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन है और वो मछली अगर इंसान खा लेता है, ह्यूमन खा लेता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन के ब्लड में भी पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर, आप कह लो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, जो कि इस प्रकार के पॉल्यूशन कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशान करने वाले। जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट है, एनएससीएन इसाक मुवैया ने बोला है कि जो आर.एन. रवि थे जो कि फॉर्मर गवर्नर थे नागालैंड के, अभी के लिए तमिलनाडु के गवर्नर हैं, इन्होंने मिलिट्री का इस्तेमाल किया था डराने के लिए नागास को। आर.एन. रवि के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इल्जाम लग रहा है। आर.एन. रवि ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई, जेट फाइटर्स बुलवाए, रॉकेट लॉन्चर्स बुलवाए नागा डोमिनेटेड इलाकों में, और नागास के ऊपर जबरदस्ती की कि 31 अक्टूबर 2019 तक पीस एग्रीमेंट साइन करो। बट नागास ने बोला कि हम साइन नहीं करेंगे। ओवरऑल आर.एन. रवि ने नागास की एक ऐसी इमेज बनाई केंद्र की सरकार के सामने कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के अंदर नहीं। मतलब नागास अपने आप को एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी समझते हैं, जबकि नागास ने बोला कि नहीं भाई, हम विद इन ही रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें शेयर्ड सोवरेनिटी चाहिए। फिर 10 अप्रैल को ये बोला है आपका एनएससीएन-आईएम ने कि मिस्टर आर.एन. रवि ने धमकी दी नागास को कि कंसीक्वेंसेस होंगे अगर तुमने 31 अक्टूबर 2019 तक एग्रीमेंट साइन नहीं किया। ऑब्वियसली यहाँ पे भी नागास की एक डिमांड थी कि हमें अपना नागा फ्लैग चाहिए, हमें अपना येजाबो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। इसके लिए आर.एन. रवि भी तैयार नहीं थे और इसके लिए अभी की हमारी सरकार भी तैयार नहीं है। और जब ज्यादा लंबा खींच रहा था तो आर.एन. रवि ने धमकी दे दी थी, लेकिन नागास बोल रहे हैं कि हम धमकी के सामने डरे नहीं। तो क्या हो गया कि तुम जेट फाइटर्स लेके आ रहे हो, टैंक लेके आ रहे हो, रॉकेट लॉन्चर लेके आ रहे हो, नागा फिर भी यहाँ पे लोगों से नहीं डरे। मतलब आर.एन. रवि से नहीं डरे, मिलिट्री से यहाँ पे नहीं डरे। इनफैक्ट आर.एन. रवि ने यह भी बोल दिया था नागालैंड की पुलिस को
कि 2 महीने का स्टॉक बिल्कुल भर के रख लो, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब आर.एन. रवि के ऊपर ओपनली ये इल्जाम लगाया जा रहा है नागा ग्रुप्स के द्वारा कि इन्होंने धमकाने की कोशिश की है नागास को। ठीक है, आर.एन. रवि के रोल के रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। नागा इशू मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको ओवरऑल 2-3 वीडियोस इस रिस्पेक्ट में मिल जाएंगी। एनएससीएन का ये बोलना है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अपनी पीसफुल एग्जिस्टेंस देखना चाहते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयर्ड सॉवरेनिटी। अब प्रॉब्लम ये कि इस शेयर्ड सॉवरेनिटी की क्या लिमिट्स हैं, किस हद तक सॉवरेनिटी मांग रहे हैं ये नागा ग्रुप्स अपने अपने इलाके में। जब से हमने आर्टिकल 370 का रिवोकेशन किया है, नागास को कोई स्पेसिफिक अलग से राइट्स देना सही नहीं होगा ओवरऑल नेशनल यूनिटी के लिए। लेट्स सी यहाँ पे क्या व्यू पॉइंट रहता है हमारी भारत सरकार का। अगर देखें तो नागा ग्रुप्स में एनएससीएन आईएम वन ऑफ द लार्जेस्ट नागा ग्रुप से 3 अगस्त 2015 को डिकेड्स ओल्ड नागा इशू को सॉल्व करने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें इंटरलोक्यूटर सरकार की तरफ से थे मिस्टर आर.एन. रवि साहब। तो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे उनकी प्रेजेंस में ये एग्रीमेंट साइन किया था मिस्टर आर.एन. रवि ने। उसके 2 और सिग्नेटरीज थे इसाक चिशी सू, जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है 2016 में, और एक थे थुंगलांग मोवैया, जो कि इसाक मोवैया फैक्शन के हेड हैं, अभी 86 साल के हैं, जिंदा है। एनएससीएन आईएम का बोलना है कि हमें ग्रेटर नागालैंड नागालैंड चाहिए, मतलब सिर्फ नागालैंड का इलाका नहीं, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जहां पे दूसरे नागाज रहते हैं वो इलाका भी हमें अपने इलाके में चाहिए। वो ऑब्वियस सी बात है, मिल नहीं सकता। इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया कि किसी और राज्य के इलाके को हम आपके नागालैंड में शामिल नहीं कर सकते। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है नीति आयोग की स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट। देखिए, नीति आयोग की स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट SECI का राउंड 1 हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 पैरामीटर्स पे रैंकिंग दी गई है। ये 6 पैरामीटर्स कौन से हैं? तो डिस्कॉम परफॉर्मेंस आ गया, एनर्जी एफिशिएंसी आ गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ गया, रिलायबिलिटी आ गया। तो इस प्रकार की कैटेगरी में अफोर्डेबिलिटी आ गया, एक्सेस आ गया, इस प्रकार की कैटेगरीज में यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें टॉप किया है किसने? गुजरात ने। तो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स की रैंकिंग में बड़े स्टेट्स में गुजरात ने यहाँ पे टॉप किया। तो टॉप परफॉर्मर्स है बड़े स्टेट्स में गुजरात, केरला और पंजाब, ठीक है ना भाई। और सबसे बॉटम परफॉर्मर कौन है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो लार्जर स्टेट्स में स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स में टॉप पे आते हैं गुजरात, केरला और पंजाब, और बॉटम पे आते हैं झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छोटे स्टेट्स में टॉप पे आता है गोवा, ओके, उसके बाद आता है त्रिपुरा और मणिपुर। यूनियन टेरिटरीज में टॉप पे आते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। डिस्कॉम परफॉर्मेंस की अगर सब सेक्शन की बात करो तो यहां पे टॉप पे आता है पंजाब, केरला टॉप पे आता है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी कैटेगरी में। हरियाणा क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में टॉप पे आता है लार्जर स्टेट्स में, और एफिशिएंट एनर्जी कैटेगरी में टॉप पे आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर राज्य अपने आप को कहां पे देखते हैं, किसमें? तो एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स लिस्ट में। तो ये बताएगा कि भाई एनर्जी एफिशिएंसी के फील्ड में ये स्टेट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज को किस प्रकार से टैकल करने के लिए स्टेट अपने स्टेप्स ले रहे हैं, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र की जो रैंकिंग है ना डिस्कॉम के परफॉर्मेंस में, डिस्कॉम मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो कि पावर पैदा करने वाली कंपनी से पावर को कंज्यूमर्स के पास पहुंचाती है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस में तमिलनाडु और महाराष्ट्र सबसे ऊपर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये 2 स्टेट्स हैं जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है भाई। तो इस SECI की रैंकिंग से अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज ने अपने यहाँ पे एनर्जी के मैनेजमेंट को लेके और क्लाइमेट के रिस्क को टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए और उनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे कंपेयर किया है एक रैंकिंग के थ्रू। कुछ स्टेट्स की रैंकिंग प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आ पाई है क्योंकि इनफ डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जो पाकिस्तान में लीडरशिप चेंज हुआ है इससे हमारे रिश्तों पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम दोनों आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं, ऑल वेदर अलाई हैं। और ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, इनके बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ ऑलरेडी चाइना के रिश्ते पहले बहुत अच्छे रह चुके हैं। अभी भी चाइना के रिश्ते पाकिस्तान की मिलिट्री से बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप है ये जारी रहेगी, चाइना के साथ रिश्तों में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये बताया गया। फिर अगर आप बात करो शहबाज शरीफ की, तो शहबाज शरीफ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ पंजाब के सीएम रह चुके हैं। बहुत सारी BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना के प्रोजेक्ट्स को अपनी प्रोविंस में इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। तो लॉन्ग टर्म में रिश्ते अच्छे रहने वाले हैं। पिछले महीने जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही आए थे इस्लामाबाद में, तो ना केवल इमरान खान से मिले थे, वो आर्मी चीफ जावेद बाजवा से भी मिले थे। तो ओवरऑल
पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों में कोई फर्क नहीं आएगा इस लीडरशिप चेंज से, ऐसी चाइनीज का सरकार का बोलना है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो आज इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर शुरू करना, फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।